अस्सलाम एवरीबॉडी, वेलकम टू एपिसोड 4 ऑफ बात खबर। पिछले एपिसोड में जो हमने बात की थी वो बात की थी फिस्कल डेफिसिट की। तो वो भी एक किस्म का खसारा है, जिसमें फिस्कल डेफिसिट का मतलब ये है कि जब हुकूमत के अखराजात उसकी आमदनी से ज्यादा हो, तो जब खसारा होता है तो देन द हुकूमत हैज टू बोरो। तो हमने ये देखा कि व्हेन इट हैज टू बोरो डोमेस्टिकली वर्सेस व्हेन इट हैज टू बोरो फ्रॉम आउटसाइड फॉरेन सोर्सेज, उसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं, उससे क्या असर पड़ता है मईशत को, पाकिस्तानी अवाम को। तो दिस इज वन पार्ट ऑफ द ट्विन डेफिसिट्स, क्योंकि इसका एक जुड़वा भाई भी है विच इज कॉल्ड द करंट अकाउंट डेफिसिट। और ये लाजमन आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, अखबार में, न्यूज में, हेविली पोलिटिसाइज, उसके ऊपर काफी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग भी होती है। गवर्नमेंट, ऑपोजिशन, कोई भी हो, इस महीने का खसारा $47 मिलियन है, 4 महीने से हम खसारे में हैं, 9 महीने से हम अपेरेंटली सरप्लस में। एंड फैज विल बी एबल टू स्पीक टू यू अबाउट दिस अ लॉट मोर। बट ये है क्या, इससे क्या असर पड़ता है पाकिस्तानी अवाम को, मईशत को क्या असर पड़ता है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, उसको समझने की बहुत जरूरत है बिफोर वी हैव एन इन्फॉर्म्ड इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशन अराउंड इट। और जब खसारे की बात आती है, व्हेन यू हैव योर ट्विन डेफिसिट, फिस्कल और करंट अकाउंट, तब ये लाजमन ही है कि द गवर्नमेंट विल गो एंड बोरो। तो वी सीन कि हमारा रिश्ता जो है एक इदारे के साथ काफी पुराना है, एंड वो इदारे का नाम है IMF, विच इज द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। 1958 में वी वेंट फॉर द फर्स्ट टाइम टू द IMF, और तब से हम 22 दफा जा चुके। 2018 में, अगर आपको याद हो, इस गवर्नमेंट ने बोला था कि हमें शायद जरूरत ना पड़े IMF की, और दिसंबर 2020 में ये स्टेटमेंट आया था कि शायद हमने देर कर दी IMF के पास जाने में। सो व्हाट इज द IMF? हम क्यों इसके पास बार बार जाते हैं? हम क्या इस मईशत के साथ कुछ ऐसा चैलेंज है जिसकी वजह से हमें बार बार जाना पड़ता है, एंड उससे क्या फर्क पड़ता है अगेन हमारी मईशत को और पाकिस्तानी अवाम। तो ये समझेंगे आज हम फैज के साथ। वेलकम अगेन फैज। थैंक्स फॉर हैविंग मी सनन। बड़े अच्छे सवाल पूछे, और मसले मसाइल जो है पाकिस्तान के साथ, जिसकी वजह से हम बार बार IMF के पास जाते हैं, हमने एक्चुअली उनकी थोड़ी बहुत पहले बात कर चुकी है। हमने कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी की पहले बात करी है। हमने बोला है हम बहुत कंज्यूम करते हैं एज अ कंट्री, फिर हम इंपोर्ट भी करते हैं वो कंजम्पशन, और इवेंचुअली हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाता है। अब ये सुनने में बहुत आता है, करंट अकाउंट डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। तो आज मेरे हिसाब से हमें एक इकोनॉमिक्स का लेसन लेना चाहिए साथ में, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर हम शीट खोलें और उसमें डेटा देखना शुरू करें, तो करंट अकाउंट क्या है, उसमें ट्रेड अकाउंट क्या होता है, प्राइमरी सरप्लस क्या होता है, एटसेट्रा, ऑल ऑफ दिस स्टफ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, लाइक यू सेड। ठीक है, तो अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो चीजें होती हैं ब्रॉडली स्पीकिंग। एक है करंट अकाउंट, और करंट अकाउंट के साथ दूसरी साइड पे होता है फाइनेंशियल अकाउंट। राइट, वील कम टू द फाइनेंशियल अकाउंट थोड़ी देर में, लेकिन पहले करंट अकाउंट की बात करते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं करंट अकाउंट इज जो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स की हम बातें करते हैं सिर्फ वो, लेकिन वो होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड सिर्फ। करंट अकाउंट में बैलेंस ऑफ ट्रेड के अलावा दो और चीजें होती हैं। एक होता है प्राइमरी इनकम। प्राइमरी इनकम बैलेंस का मतलब, फॉर एग्जांपल यूनिलीवर बाहर पैसे अपने जो प्रॉफिट बनाया पाकिस्तान में वो बाहर रिपेट्रिएट कर रही है। ठीक है, अगर जो डॉलर इधर से पाकिस्तान में कमाए वो बाहर बेच रही है, वो प्राइमरी इनकम बैलेंस में आता है। उसके ऊपर सेकेंडरी इनकम बैलेंस भी होता है, जो कि रेमिटेंसेस इंक्लूड करता है। ठीक है, तो ट्रेड प्लस प्रॉफिट रिपेट्रिएशन प्लस रेमिटेंसेस आप सोच लें, दिस मेक्स अप द करंट अकाउंट। अब इसमें थोड़े से हमें नंबर्स डालने चाहिए ताकि लोगों को समझ में आए कि ओवरऑल बैलेंस में मतलब हाउ व्हाट एलोकेट्स व्हाट टू द करंट अकाउंट बैलेंस। ठीक है, तो अब 2018 का वो लेते हैं, बिकॉज आपने IMF की बात करी कि हमें 2018 के बाद सुनने में आ रहा था कि IMF के पास नहीं जाना पड़ेगा। सो 2018 के अगर मैं नंबर दूं, तो उस वक्त हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था कोई लगभग $18 बिलियन। ठीक है, $18 बिलियन का हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था, तकरीबन 19 हो गया था। ट्रेड डेफिसिट जो था हमारा, जो मैंने बोला एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का डिफरेंस, वो था $37 बिलियन। तो 18-19 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट था, लेकिन उससे ऑलमोस्ट डबल हमारा ट्रेड डेफिसिट था। ठीक है, उस दैट ट्रेड डेफिसिट ऑब्वियसली बिकॉज हम इंपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं। एक्सपोर्ट थी हमारी कोई उस वक्त 30 बिलियन के करीब, और इंपोर्ट थी कोई 68 बिलियन के करीब। तो ये पूरा जो फर्क था वो ट्रेड बैलेंस में आ जाता है।
उसके ऊपर प्राइमरी इनकम भी हमारा डेफिसिट में था, जिसका मतलब मोर कंपनीज, मोर पीपल वर सेंडिंग मनी अब्रॉड। जो प्रॉफिट्स जो थे, डिविडेंड्स जैसे होती है, इंटरेस्ट पेमेंट्स होती हैं, वो कोई 5.5 बिलियन के करीब था। बट जो पाकिस्तान को हर साल बचाता है और एक्चुअली इस साल तक बचा रहा है, वो है रेमिटेंसेस। ठीक है, रेमिटेंसेस हमारी थी कोई उस साल 23 बिलियन के करीब, 23 बिलियन, और ओवरऑल जो सेक्रेटरी इनकम बैलेंस है वो 25 बिलियन का था। ये सारे नंबर्स अगर आप एड अप करें तो आप रियलाइज करेंगे कि रेमिटेंसेस के बगैर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, विच वाज द वर्स्ट इन हिस्ट्री 2018 में, जो मैंने 18-19 बिलियन बोला, 9% 6% ऑफ जीडीपी था, ऑलमोस्ट द वर्स्ट इन हिस्ट्री, और रेमिटेंसेस के बगैर ये डबल होता। ठीक है, सो करंट अकाउंट में रेमिटेंसेस को इंक्लूड करना बहुत जरूरी है पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए। ये मैंने एक साइड की बात कर ली, आपके करंट अकाउंट। करंट अकाउंट नीड्स टू बी फाइनेंस, जैसे हमने लास्ट टाइम बात की ना, फिस्कल डेफिसिट नीड्स टू बी फाइनेंस, वो हम बैंक बोरोइंग करते हैं, क्या करते हैं, उसी तरह करंट अकाउंट डेफिसिट की भी फाइनेंसिंग होती है। ये आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बोरो कर रहे हैं, लेकिन आप कैसे बोरो कर रहे हैं? 3 मेजर तरीके हैं बोरो करने के। एक सबसे पहला हुआ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, जिसका हमने बहुत सुना है, जिसका मतलब जैसे चाइना आ गया या फिर यूएस आ गया, यूके आ गया, who have a long term investment horizon in पाकिस्तान, वो आके इधर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करे। एक ही हो गया। दूसरा हो गया पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पैसे डाल दिए, पाकिस्तान ने अभी एक सुकूक इशू करा, बॉन्ड जो इशू करा, उसमें पैसे डाल दिए। सो स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स में जब फॉरेनर्स पैसे डालते हैं, वो है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहलाती है। आखिरी वाला होता है अदर इन्वेस्टमेंट में कहलाती है गवर्नमेंट बोरोइंग, और या फिर प्राइवेट बोरोइंग, जो लॉन्ग टर्म लोन्स लेते हैं हम। इसमें आईएमएफ भी आ जाता है, इसमें चाइना से जो हम लोन लेते हैं वो भी आ जाते हैं, इसमें सऊदी अरेबिया से जो लोन लेते हैं वो भी आ जाते हैं, पेरिस क्लब जो हमारे डेवलप्ड ममालिक का ग्रुप है, उनसे भी जो हम पैसे लेते हैं वो इधर आ जाते हैं, राइट। तो अगर आप ब्रेकअप देखें, और ये चार्ट हम जरूर इस वीडियो में लगाएंगे, तो अगर आप और रेड से हाईलाइट करेंगे ताकि सब देखें कि हमारा करंट अकाउंट फाइनेंस कैसे होता है। तो अब एफडीआई के अगर नंबर देखें 2018 में, जैसे मैंने बोला 18 बिलियन का 18-19 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट था, उसमें से फाइनेंशियल अकाउंट ये जो पार्ट था, यू कुड 13.5 बिलियन, 19 बिलियन में से 13.5 बिलियन फाइनेंशियल अकाउंट ने फाइनेंस कर दिए थे थ्रू एफडीआई ऑफ अराउंड 2.8 बिलियन, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अराउंड 2.3 बिलियन, और ये लोन सबसे बड़े कंपोनेंट थे 8.6 बिलियन के, राइट। आई डोंट वांट टू कंफ्यूज मोर विद नंबर्स, बट आप बेसिकली देखें करंट अकाउंट डेफिसिट आपका कोई 19 बिलियन का हो गया, फाइनेंशियल अकाउंट थ्रू दीज 3 सोर्सेज कोई आपका 13.5 बिलियन का हो गया, और उसके ऊपर 1 बिलियन डॉलर तकरीबन जो है ना, आपको एक लाइन में देखेंगे नेट एरर्स एंड ओमिशंस में। ठीक है, अब नेट एरर्स एंड ओमिशंस होते क्या हैं, जो आप बैलेंस ऑफ पेमेंट में देखें तो, अब फॉरेन फ्लोज जो है ना, सबसे आसान है दुनिया में ट्रैक करने के लिए, बिकॉज जनरली वो फॉर्मल सोर्सेज से आते हैं। ठीक है, आपने इस साल भी देखा है रेमिटेंसेस, हवाला हुंडी कम हो गई और रेमिटेंसेस बढ़ गए हैं। तो अगर जब कंट्री सारे अपने डॉलर के अकाउंट्स, फाइनेंशियल अकाउंट देखता है, करंट अकाउंट देखता है, उसमें जो भी डिफरेंस देख रहा होता है ना, वो बोलता है नेट एरर्स एंड ओमिशंस हैं। असल में अगर आप इसको देखें, ये ओमिशंस जो होते हैं वो होते हैं जो डॉलर सूट केसेस में या तो कंट्री के बाहर जा रहे होते हैं या कंट्री के अंदर आ रहे होते हैं, बिकॉज दैट्स द ओनली वे वो डॉलर ट्रैक नहीं हो रहे होते। तो इन 2018 कोई 1 अरब डॉलर बाहर भी गए थे, जो कि आप अकाउंट नहीं कर सकते थे इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। सबको इनको सब हमने साथ में ले लिया, तो फिर हमें पता चलता है कि अभी भी कोई 6 बिलियन डॉलर, 6.5 बिलियन डॉलर का डेफिसिट है, जो हमें कहीं ना कहीं से पूरा करना है। और ये पूरा आप कहाँ से करते हैं? आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास जाते हैं, उनकी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होती हैं, उनमें से आप ये निकाल लेते हैं टू मेक श्योर कि आप अपनी पेमेंट्स फुलफिल कर सकें। ये दैट इज बेसिकली द फ्लो ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट और करंट अकाउंट डेफिसिट। जब करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, उसको फिर फाइनेंशियल अकाउंट से इक्वल होना होता है, अगर नहीं इक्वल होता तो फिर आप अपने रिजर्व से पैसे निकालते हैं। दैट्स द शॉर्ट स्टोरी ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। So it's a couple of questions in this first section because there's a lot of things involved in that chart. काफी टेक्निकल चीजें भी हैं जो आई होप पीपल विल अंडरस्टैंड, जो स्पेशली 2018 से भी ये स्टोरी फॉलो कर रहे हो। यू नो कि यूएई ने पैसे भेजने थे या सऊदी अरेबिया ने पैसे भेजने थे, किसने सिर्फ पैसा पार्क करना था, सीपेक में अगर मे भी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट हो रही थी,
what part of this constitutes as FDI, what part of this constitutes as a loan, stock exchange में जो पैसा आ रहा था, दूसरे sources से जो पैसा आ रहा था. So what is portfolio investment? What is FDI? All of those things. Now you have a template to sort of place all of these stories in. अच्छा, जो मेरा सवाल है वो ये है कि remittances, especially for people who don't know, is कि जो पाकिस्तानी, especially, and I can cross check this with you, इसकी जो पाकिस्तानी बाहर काम कर रहे होते हैं, worker remittances, वो जो पैसा घर वापस भेज रहे होते हैं, that if it comes through formal channel, those are remittances, and those have started to show an increase in this year. My question is a little to clarify कि पिछले 12 महीने से this record setting remittances, right? 12 महीने से monthly remittances are sky high. इसकी वजह क्या है? Has it been COVID? Has it been stronger checks and balances because of FATF? What have been the reasons why? I don't think FATF से हमें इतना like international उसमें remittances में इतना फर्क पड़ा होगा, because FATF is more for domestic के हमारे जो अपनी we don't really have to get into FATF. मेरे हिसाब से remittances का जो है again this is all conjecture, because State Bank ने एक जनवरी में सर्वे किया था जिसके रिजल्ट्स अभी तक आए नहीं है, तो उन्होंने एक्चुअली पूछा ओवरसीज पाकिस्तानी से कि आपने रेमिटेंसेस क्यों बढ़ाए, बिकॉज इट डजंट रियली मेक सेंस. आई थिंक इजीएस्ट हाइपोथेसिस यही है कि अब फॉर्मलाइजेशन ऑफ रेमिटेंसेस हो गया है. तो ये पहले भी इतने ही पैसे पाकिस्तान आ रहे थे, लेकिन $500 मिलियन अब जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं हर महीने तकरीबन, वो इनफॉर्मल चैनल्स के थ्रू आते थे. अब इनफॉर्मल चैनल्स का मतलब क्या है? जरूरी नहीं है कि मतलब सभी मतलब वो KPA के थ्रू या फिर कोई और गलत तरीके से वो कर रहे थे. इट वाज बेसिकली, मैं घर जा रहा हूँ, मैं अमेरिका में रहता हूँ, मैं अमेरिका से पाकिस्तान जा रहा हूँ, मेरा दोस्त आता बोलता है यार मेरी फैमिली को ना ये $10,000, $10,000 बहुत बोल रहा हूँ, $5,000 पकड़ा देना, ठीक है, उधर मेरी तरफ से. अब ये भी जो है टेक्निकली तो इनफॉर्मल हो गया ना. अब ये सारे, अब मैं अमेरिका से पाकिस्तान नहीं जा रहा और मैं 1 साल से नहीं गया हूँ, ठीक है. अब मेरे दोस्तों को मुझे जो पैसे भेजने होते हैं वो फोर्सफुली फॉर्मल चैनल्स के थ्रू भेजने पड़ेंगे. सो ऑटोमेटिकली आपकी रेमिटेंसेस जो है और काफी अमाउंट से बढ़े, मतलब $400-500 पाकिस्तान के लिए कोई छोटा अमाउंट नहीं है. ऑन अ मंथली लेवल इतने अमाउंट आपके बढ़ गए रेमिटेंसेस के. इसके अलावा इन द यूएस स्पेसिफिकली, अगर आपने बीच में स्पाइक देखा हो, जो इन्होंने गवर्नमेंट ने $1,400 दिए थे हर इधर सिटीजन को, तो वो भी उसका एक्सेस लिक्विडिटी आ गई आपके पास. अब मेरे पास घर पे ज्यादा पैसे हैं, मैं जानता हूँ पाकिस्तान में हालात नहीं अच्छे नहीं है, तो मैंने घर और ज्यादा पैसे भेज दिए. आई थिंक इसके अलावा और कोई इतना ऑब्वियस रीजन दिख नहीं रहा. लेकिन आई एम होपिंग कि इनका स्टेट बैंक का जो सर्वे आता है उसमें देखते हैं क्या आता है. Makes sense. Moving forward, I think we'll have more clarity on that. I think because flights भी कम होना शुरू हो गए, air travel भी कम होना शुरू हो गया, that has to come through formal channels as well. Very quickly, इसमें रोशन डिजिटल अकाउंट का क्या इन्वॉल्वमेंट है? Yeah, so इसमें तो रोशन डिजिटल अकाउंट शो अप इन अ डिफरेंट स्टेट बैंक अकाउंट, बट अगेन टेक्निकलिटीज में पढ़ना भी नहीं चाहिए. $1 बिलियन आ चुके हैं रोशन डिजिटल अकाउंट में थ्रू जो रेमिटेंस आए हैं या फिर कुछ इन्वेस्टमेंट जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है, एक शरिया कंप्लायंट है और एक कन्वेंशनल जो है, दोनों में काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट्स आए हैं. ओवरऑल मनी रिमिटेड इज अराउंड $1 बिलियन. तो आप यू कैन कीप दैट इनटू कॉन्टेक्स्ट के ओवरऑल रेमिटेंसेस आपके साल के एंड में भी कोई 25-26 बिलियन हो जाएंगे. अभी तक मेरे ख्याल से कोई 23 बिलियन हो गए. उसमें से $1 बिलियन इनफ्लोज जो आपके आए होंगे वो रोशन डिजिटल अकाउंट ने फैसिलिटेट किए होंगे. मुझे ये बताएं फैज कि नाउ व्हेन वी अंडरस्टैंड क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का अगर क्राइसिस आता है आपके पास, ना वी अंडरस्टूड कि यार इसका टेम्पलेट क्या है, इसकी कंपोनेंट्स क्या है, हाउ डज द IMF फिट इनटू दिस पिक्चर? ग्रेट क्वेश्चन. तो अब जब मैंने एंड में बोला ना कि आपके पास जब पैसे एक्सटर्नल फंडिंग नहीं बाकी रहती, तो एक्सटर्नल फंडिंग जो FDI की मैंने बात करी, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करी, और ये बायलैटरल मल्टीलैटरल लोन्स की जो मैंने बात करी, तो आप रिजर्व से पैसे निकालते हैं. सो अ गुड मेजर फॉर यू टू थिंक अबाउट सेंट्रल बैंक के तौर पे जो होता है, इसके आपके पास कितने रिजर्व्स मंथ्स इन ऑफ एक्सपोर्ट्स के बचे होते हैं, मंथ्स ऑफ इंपोर्ट्स के बचे होते हैं, कि अगर कोई और पैसा नहीं आता मेरे पास, एक्सपोर्ट्स नहीं आते, कुछ नहीं आता, तो मैं अपने जो महाना इंपोर्ट्स हैं कितने फाइनेंस कर सकता हूं. ठीक है, रिजर्व्स अगर हमने देखे अपने सारे, तो 2018 में एक टाइम आया था, 19 में एक टाइम आया था, जो आपके रिजर्व्स 9 बिलियन के करीब रह गए थे. आपके पास स्टेट बैंक के अकाउंट में $9 बिलियन बाकी थे.
ठीक है, हमारे महाना इंपोर्ट्स जो है ना वो 4 से $4.5 बिलियन के होते हैं। कुछ ऑब्वियसली ऑयल जैसे हैं, बाकी सारे पाम ऑयल हो गया, काफी सारी जो हमारी इंपोर्ट्स होती है वो 4 से $4.5 बिलियन के बीच में आती है। इसका मतलब अगर स्टेट बैंक के पास और फंडिंग नहीं आती 2 महीने में, तो 4.5 बिलियन और 4.5 बिलियन 9 बिलियन, 2 महीने में स्टेट बैंक के पास कोई डॉलर नहीं बाकी रहते। राइट, दैट्स द लेवल वी वर एट इन 2018 जब हम आईएमएफ के पास गए थे। कि मैं थोड़ा एग्जैजरेट कर रहा हूँ, 2.2 months of imports थे, 2 months of imports नहीं थे, लेकिन that's basically the level of crisis we were at। ठीक है, तो आप हमेशा जब आप आईएमएफ की बातें सुन रहे हो, आप जाएं और आप बैलेंस ऑफ पेमेंट जो पाकिस्तान स्टेट बैंक हर महीने रिपोर्ट करता है, ये नंबर देखें। आपकी तसल्ली के लिए ये चार्ट भी हम लगा देंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के आप चार्ट देखें। जब भी नीचे जा रहा होगा आप देखें आईएमएफ आती है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा आईएमएफ आती है, ऊपर जा रहा होगा वो आईएमएफ का प्रोग्राम चल रहा होगा, जैसे आईएमएफ का प्रोग्राम खत्म होगा वो नीचे जाना शुरू होगा, फिर अगला आईएमएफ का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। दिस गोज ऑन लाइक क्लॉकवर्क। और बहुत ही ऑलमोस्ट फनी है कि हमारे हर किसी को पता है कि हाँ इस टाइम के बाद फिर जाएगा पाकिस्तान वापस आईएमएफ के पास, क्योंकि हमें पता है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ रहा है, पीछे फिस्कल डेफिसिट भी हो गई, तो इसको ट्विन डेफिसिट बना के लेट्स जस्ट गो टू द आईएमएफ टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स। Okay, that makes sense. 2018 में ही जब हम IMF के पास गए, what was you describe what was state? Could you elaborate a little bit of कि उसका position थी क्या exactly? What was happening? नहीं, पोजीशन आपकी वही है ना, आपने पिछले तो पीएलएन के पूरे टाइम में, आई डोंट वांट टू गेट पॉलिटिकल ओवर हियर, तो हमारा सबसे बड़ा मेरे हिसाब से मसला जो था ना वो था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम था हमारा। हाँ, पाकिस्तान में बहुत ऑब्सेशन है कि द लोअर द डॉलर अमाउंट उतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है। ये बिल्कुल भी मतलब सही बात नहीं है कि अगर 100 का डॉलर है और 100 का ही रहेगा तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, या फिर अभी 160 का डॉलर है या 150 का डॉलर है तो उतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है। ये बिल्कुल भी वो सिचुएशन नहीं होती। तो हमने पिछली गवर्नमेंट का एम क्या था? देयर एम वाज स्टेबिलिटी। उन्होंने बोला अगर फॉरेन इन्वेस्टर को लाना ही है पाकिस्तान, और सीपैक आप जानते हो उस वक्त कितने जोशो खरोश से चल रहा था, अगर फॉरेन इन्वेस्टर को लाना है उनको स्टेबिलिटी देनी है, तो चाहे जो भी हो जाए हमें डॉलर 100 पे रखना है, 100-105 के बीच में, कोई 5 साल तक रखा उन्होंने। अब ये आप कब मेंटेन कर सकते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट? ये जब आपके पास, जो मैंने रिजर्व्स की बात करी, बहुत ही सारी है। ठीक है, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल चाइना ने बहुत टाइम तक अपनी करेंसी जो है अंडर वैल्यूड रखी और उनके पास रिजर्व्स बहुत सारी थी, राइट? हमारे पास इतनी ज्यादा रिजर्व नहीं थी और हम ओवर वैल्यू कर रहे थे अपनी करेंसी। अगर आप रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट को देखें, हम और आप जो अखबार में पढ़ते हैं एक्सचेंज रेट का, वो होता है नॉमिनल एक्सचेंज रेट। अभी 153 जो हमारा डॉलर के साथ रेट चल रहा है वो है नॉमिनल एक्सचेंज रेट। जब आप ट्रेड करते हैं ना, एक इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड जब आप ट्रेड करते हैं, आप ये नहीं देखते कि पाकिस्तान, अगर मैं यूएस से कुछ पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा हूँ, सॉरी यूएस में बैठा मैं पाकिस्तान से कोई कुछ इंपोर्ट कर रहा हूं, मैं ये नहीं देखूंगा कि डॉलर उनके यहाँ 160 का या 150 का है। मैं देखूंगा अगर मुझे शर्ट चाहिए है तो वो शर्ट मैं पाकिस्तान में कितनी खरीद सकता हूँ इन डॉलर्स, वर्सेस मैं बांग्लादेश में कितनी खरीद सकता हूँ, वर्सेस मैं इंडिया में कितनी खरीद सकता हूँ। इसको बोलते हैं रियल एक्सचेंज रेट। पहले रियल की बात करते हैं, ठीक है? मैं अपने उसमें देखूंगा, अच्छा अमेरिका में $10 की शर्ट मिल रही है, उधर जो है पाकिस्तान में 800 रुपए की शर्ट मिल रही है, उसको मैं कन्वर्ट करूं, मैं बोलूं अच्छा ये $5 की, मैं इधर से खरीद लेता हूं पाकिस्तान से। बट फिर मैंने बांग्लादेश में जब इन्फ्लेशन रेट देखी, या मैंने इंडिया में इन्फ्लेशन रेट देखी, उनकी कम है और उनका प्रोडक्ट ज्यादा कंपेरेटिव है, तो आई जस्ट से मुझे पाकिस्तान से खरीदने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इवन दो इट्स चीपर देन अमेरिका, इंडिया और बांग्लादेश उससे भी ज्यादा सस्ते हैं, तो मैं उनके पास क्यों ना चले जाऊं। सो ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड मैथ जो है ना, इसको आसान करने के लिए ऑल सेंट्रल बैंक्स रिपोर्ट व्हाट्स कॉल्ड द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। वो क्या करते हैं, एक इंडेक्स बनाते हैं 100 का, ठीक है? तो 2010 में उन्होंने बोला अच्छा ये 100 का नंबर है, इस 100 में वेटेज हमने ली हुई है सारे कंट्रीज की, चाइना की ली हुई है, इंडिया की ली हुई है, अमेरिका की ली हुई है, जो भी रेलेवेंट कंट्रीज हैं जिनके साथ हम ट्रेड करते हैं या जो हमारे कंपेटिटर्स हैं, उनकी हमने एक्सचेंज रेट्स लिए, सबके सबके इन्फ्लेशन रेट्स लिए और एक इंडेक्स बना दिया। अब वो इंडेक्स चेंज कैसे होगा? अगर बाकी करेंसीज और ज्यादा कंपेरेटिव हो जाएंगी या कम कंपेरेटिव हो जाएंगी,
राइट? दैट्स हाउ द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट वर्क्स, कि 100 से अगर ऊपर जाता है इसका मतलब 2000 से हमारी करेंसी जो है कम अप्रिशिएट हो गई है और थोड़ी कम कंपेटिटिव हो गई होगी अगर हमने और कोई वैल्यू एडेड इंप्रूवमेंट्स नहीं लाए हो। अगर 100 से नीचे गया ये नंबर, इसका मतलब कि हमारी करेंसी या तो अभी अंडर वैल्यू हुई है, जो कि यूजुअल अजम्पशन होती है, या फिर पहले से लेके अब तक थोड़ी कम वैल्यू हो गई है। ठीक है, थोड़ा गलत होता है जो कि लोग रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट या रियर को जानते हैं, तो उनकी यूजुअली मिथ होती है यार 100 से ऊपर हो गया है रियर, इसका मतलब ओवर वैल्यू हुआ है पाकिस्तान का एक्सचेंज रेट, या फिर 100 से कम हो गया है रियल, तो इसका मतलब है कि वो अंडर वैल्यू हुआ है और अभी ऊपर जाएगा। दैट्स नॉट रियली द राइट वे टू थिंक अबाउट इट, बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स इसमें आपको यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट टू डिसाइड कि अगर करेंसी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। इट जस्ट थिंक ऑफ इट एज 2010 से लेके अब तक क्या चेंज हुआ है। अगर 100 से ऊपर होगा तो थोड़ा सा जब उस टाइम से आपकी करेंसी अप्रिशिएट हो चुकी है, और अगर 100 से कम है तो आपकी करेंसी डिप्रिशिएट हो चुकी है। लेट मी लिंक बैक टू आपका सवाल क्या था, कि इससे फर्क क्या पड़ा था पाकिस्तान के उसमें। ठीक है, हमने इन्फ्लेशन की अभी इतनी ज्यादा बात नहीं करी, लेकिन 2013 से 2018 में पाकिस्तान में इन्फ्लेशन भी तो साथ में हो रही थी। जब आपने अपनी एक्सचेंज रेट स्टैग्नेंट रखा 100 पे, आपने इंपोर्ट्स दबा के बढ़ाई। ठीक है, आप इंपोर्ट अच्छी चीजें भी कर रहे थे, मशीनरी आप इंपोर्ट कर रहे थे, सीपैक की हमने बात करी, उसमें थोड़ी इंपोर्ट्स बढ़ गई थी हमारी, आपकी एक्सपोर्ट भी थोड़ी बहुत बढ़नी शुरू हुई थी पाकिस्तान में। लेकिन प्रोडक्टिव कैपेसिटी, जो हमने प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी सीकिंग इन्वेस्टमेंट्स, ये सारी जो पहले बातें करी हैं, वो इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। ठीक है, तो जो आपकी इंपोर्ट्स इम्प्रूवमेंट हो रही थी, या फिर जो ड्यू टू द फैक्ट कि आपने अपना डॉलर कॉन्स्टेंट रखा, that did not translate into higher exports as much as it should have। ठीक है, क्योंकि आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंप्रूव नहीं हो रही थी इतनी ज्यादा, तो अब ये सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं थी आपकी। इसलिए 2018 में आपने ये देखा कि आपने लोन पे लोन लिया बाकी कंट्री से भी। आप बोलते रहे एंड में व्हेन द पीटीआई केम कि नहीं हमें आईएमएफ के पास जाना नहीं पड़ेगा, वी आर सेफ। लेकिन फिर आपने जब असलियत देखी कि आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या चल रहा है, फिर आपने बोला नहीं, आपको 100% जाना पड़ेगा, बिकॉज द आईएमएफ कम्स इन एट द वर्स्ट पॉसिबल टाइम। ये बहुत जरूरी है हर बंदे को अंडरस्टैंड करना कि आईएमएफ खुशी खुशी नहीं आता। मतलब इट्स नॉट लाइक अ बैंक जो कि आएगा और बोलेगा हाँ आपको पैसा चाहिए, ये नहीं पैसा। वो आएगा एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, जब कोई और आपको कंट्री या इंडिविजुअल या बायलैटरल ऑर्गेनाइजेशन, आपको मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन पैसे नहीं देगा, फिर जाके आईएमएफ आएगा और फिर आपको स्क्वीज करेगा। दैट्स बेसिकली what was happening in 2018 when the IMF came in. So I'm going to press you for that question later on कि जो squeeze करेगा किन चीजों पे करता है, what difference does that make? But मेरे लिए जो बड़ा important है ना, जो मैं चाय, असल में हम लोग चाय पीने वाले लोग हैं, तो चाय जब हम लोग दोस्त के साथ बैठते हैं तो सबसे कॉमन जो सवाल होता है, and that this is because my question regarding exchange rate is कि हर बंदा अभी तक उसी डिबेट में फंसा हुआ है without very little fact check। 160 का जब आपने डॉलर किया, 100, 120, 129 से लेकर मे बी 160 का जो सफर था, was that justified? Was the pace of that justified? And what can you make of that movement? I think let me answer the last part. Pace बहुत फास्ट थी, ठीक है, वो because अगर आप ये डिवैल्यूएशन जो आपने 100 से शुरू करी थी, एक्चुअली रजा बाकिर ने शुरू करी थी। शुरू में मिफ्ता इस्माइल ने भी लाइक उन टाइम पे 2018 के उसमें शुरू हो गई थी, 17-18 में शुरू हो गई थी, बिकॉज मिफ्ता इस्माइल आए थे, उन्होंने बोला था जो इसाक डार साहब कर रहे थे वो पॉसिबली वाज़न्ट राइट। ठीक है, ऑब्वियसली वो पॉलिटिकल एफिलिएशन थी, वो इतना ज्यादा बोल नहीं सकते थे। मेरे हिसाब से दारोनॉमिक्स जो कहलाता है, जो दार साहब की इकोनॉमिक्स होती थी, वो बिल्कुल पाकिस्तान के लिए सस्टेनेबल नहीं थी। अगर आपने और मेजर्स जो प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट के लेने थे वो नहीं लिए थे, तो उन्होंने शुरू कर दी थी। अगर उसी पेस पे चलते थोड़ा और टाइम लगता, लेकिन जब बाकिर साहब आए ना, उन्होंने बोला देखो हमें आईएमएफ के आने से पहले चेंजेस लानी है, राइट, ताकि हम आईएमएफ पे डिपेंडेंट ना हो एंड वी कैन गो टू देम इन अ स्ट्रॉन्गर पोजीशन। ये उनका स्टांस रहा था। तभी आपने इंटरेस्ट रेट जो देखा था, आई थिंक वो 150-200 बेसिस पॉइंट से पहले से बढ़ा दिया था। एक्सचेंज रेट भी उन्होंने इसलिए डिवैल्यू कर दिया था पहले से,
ज्यादा तेज, ताकि हमें आईएमएफ के दौरान इतना ज्यादा और पेन जो सहना पड़ता है, दर्द सहना पड़ता है आईएमएफ की प्राइम के दौरान, वो थोड़ा कम हो जाए। सो जल्दी से आके ज्यादा दर्द दे दो ताकि इवेंचुअली इतना दर्द सहना ना पड़े। दैट वाज बेसिकली द मेडिसिन। मेरे हिसाब से और स्लो हो सकता था, लेकिन इवेंचुअली जो आपने रिजल्ट्स देखे, अगर आप वही करंट अकाउंट बैलेंस वर्सेस एक्सचेंज रेट आप देखें और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट साथ में मैप करें, आप देखेंगे बहुत ही स्मूथ तरीके से जो आपका डिवैल्यूएशन हो रही थी, उसी के हिसाब से आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो रहा था और एक्चुअली सरप्लस में चला गया था इन 2021। ओके, मेक सेंस। सो आपके रिजर्व को थोड़ा सा साथ मिलने की जगह मिल गई, ठीक है। द एक्सचेंज रेट एसेंशियली केम अप टू 160 155, जो भी आप भी देख रहे हैं आजकल। अच्छा, दिस हैज a profound impact on two things. This has an effect on exports, so as to say, and वो भी बाद में शायद कभी देख भी सकते हैं कि यार बाकी कितना फर्क पड़ा। You already pointed out कि structurally क्या problem है. So it has a profound effect on exports and imports. एक तो कितना फर्क आया है, किस वजह ये फर्क आता है, and what structural changes does probably Pakistan need to make to be in a better position. तो एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स में अगेन 2021 के मे बी विल हैव अ लेटर कॉन्वर्सेशन, क्योंकि जब साल खत्म होगा तो इस पे बहुत ज्यादा अच्छी कॉन्वर्सेशन हो सकती है। बिकॉज रिमेंबर, आप अभी जो भी कंपैरिजंस कर रहे होंगे आप वो 2020 के साथ कर रहे होंगे, ईयर ऑन ईयर कंपैरिजंस, जो कि फेयर नहीं है। कोविड था पिछले साल, इसको बोलते हैं लो बेस इफेक्ट। जब आपकी बेस इतनी लो है तो आपको हर महीने जो है वो 40-50% ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट दिख रहा होगा। इतनी हेडलाइंस के पीछे हमें अभी मरना नहीं चाहिए। वी शुड रियली थिंक अबाउट कि अच्छा लो बेस इफेक्ट है तो उसमें लेट्स थिंक अबाउट स्ट्रक्चरली क्या चेंज हुआ है। ठीक है, स्ट्रक्चरली चेंज ये हुआ है कि आपकी गुड्स एंड सर्विसेज सिर्फ प्राइस के बुनियाद पे ही और कंपेटिटिव हो गई। ठीक है, आपने जब अपना $100 से आप 160 तक ले गए, ऑब्वियसली जो मैं टी शर्ट की बात कर रहा था कि अमेरिकन देख रहा है कि वो बांग्लादेश से खरीदे या इंडिया से पाकिस्तान से खरीदे, वो वैसे ही बोलेगा अच्छा प्राइस इतनी कम हो गई तो अब मैं पाकिस्तान से खरीद सकता हूँ। सबसे पहली चेंज तो ये आई थी। ठीक है, दूसरी चेंज, इंपोर्ट्स महंगी हो गई। ठीक है, पेट्रोल आपने हम सब सहते हैं जो पेन होता है कि जब आपने 100 से 160 ले गए डॉलर को, जो पेट्रोल की कीमत थी वो ऊपर चले गई। ठीक है, अब जब डिमांड है भी, आप उसी हिसाब से आप इंपोर्ट नहीं करेंगे, वो थोड़ी इंपोर्ट्स भी कम हो जाती हैं। इन दो सिंपल तरीकों से आपका ट्रेड बैलेंस तो कम हुआ ही हुआ, पहली बात। दूसरी बात, ओवरऑल अगर आप पाकिस्तान के मिक्स देखें तो आपने जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाए थे तो शुरू में हमने बोला था स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट होती है। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाए तो जब पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, फॉरेनर्स ने और पैसा भेजा, बिकॉज यील्ड रिटर्न ढूंढ रहे थे वो पाकिस्तान में। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे वो पूरी स्ट्रैटेजी से बारिंग कोविड आपकी एक्सपोर्ट्स ग्रोथ होनी शुरू हुई, आपकी इंपोर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट होनी शुरू हुई, और आपकी जो फाइनेंशियल अकाउंट है वो भी उसका बैलेंस जो है अच्छा होना शुरू हुआ। ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चरली अगर आप वापस देखें, पाकिस्तान में एक और मिसकंसेप्शन ये है कि इंपोर्ट बहुत बुरी चीज है। ठीक है, अब हमें देखना चाहिए हम इंपोर्ट क्या कर रहे हैं। ठीक है, एज अ ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमी आप ऑयल तो इंपोर्ट कर ही रहे हैं। ठीक है, वो आपको करना ही है, वो इनइलास्टिक आपकी एक डिमांड है। उसके ऊपर आप मशीनरी देखें आप कितनी इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ताकि आप वो फैक्ट्री में कितने सेटअप कर रहे हैं। तो इस साल अगर आप देखें तो एक्चुअली इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट डबल के उसमें चल रही है। सो इंपोर्ट्स आर डबल ऑफ एक्सपोर्ट्स ईच मंथ, अगर आप इस अभी साल का डेटा देखना शुरू करें। आई डोंट नेसेसरली थिंक दैट्स अ बैड थिंग अनटिल वो मशीनरी की इंपोर्ट हो रही है, ऑटोमोबाइल की पार्ट्स की इंपोर्ट हो रही है, जो पाकिस्तान में अगेन खर्चा मसला है। और हम आगे जाते हुए बात करेंगे कि सिग्निफिकेंट पोर्शन इन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी लाइक पाकिस्तान इज व्हीट, शुगर, फूड आप इंपोर्ट्स बहुत सारे कर रहे हैं। अगर उनको थोड़ा सा कम कर दें तो आपकी इंपोर्ट्स थोड़ी कम हो जाएंगी, लेकिन जो वैल्यू रॉ मटेरियल के तौर पे जो आप इंपोर्ट करते हैं वो आपको इंक्रीज करनी चाहिए मेरे हिसाब से, ताकि आप एक्सपोर्ट इंक्रीज कर सकें। एक मैं छोटी सी सिर्फ बात करूंगा लिंकिंग टू जो हमने लास्ट टाइम बात करी थी, फिस्कल डेफिसिट की और टैक्स रेवेन्यूज की। ठीक है, जब मैंने बोला कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है और वो रिग्रेसिव होती है, एक बहुत बड़ी जगह जहां से रिग्रेसिव होती है वो ये जगह है, ट्रेड की जगह। बिकॉज इंपोर्ट तो जैसे मैंने बोला करना ही करना है आपको, तो पाकिस्तानी जो अथॉरिटीज हैं वो इंपोर्ट
पे टैरिफ्स बहुत हाई लगा देती हैं, ठीक है, बिकॉज बहुत ही आसान है कि आपने उसमें टैरिफ बढ़ा दिया, क्वांटिटी तो आनी है तो आपका टैक्स रेवेन्यू ऊपर चले जाएगा। सो कस्टम ड्यूटी हो गई, एक्साइज ड्यूटी हो गई, ये आपको बहुत कंसिस्टेंटली ऊपर जाते हुए देखेंगे जब इंपोर्ट्स ऊपर जाएंगी, बिकॉज हमारा टैरिफ इंसिडेंस बहुत ज्यादा है। अब इससे मसला क्या होता है कि इससे मसला ये होता है कि इंपोर्ट्स जो रॉ मटेरियल्स के लिए पाकिस्तान करना चाहता है वो भी नहीं करता, वो बोलता है यार मुझे इतना ज्यादा इस पर टैक्स पे करना पड़ेगा, इससे अच्छा मैं करूँ ही ना, फजूल में एफबीआई भी पीछे पड़ेगी, कस्टम्स भी पीछे पड़ेगी, मैं वो इंपोर्ट ही नहीं करता। विच मीन्स इवेंचुअली उसको वैल्यू ऐड करके जो एक्सपोर्ट कर सकते थे वो भी नहीं होती, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से अभी अगर हमारी कोई 22 से 24 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट्स होती है, हो सकता है इस साल 25 से ऊपर हो जाए, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से यही नंबर जो है 88 बिलियन डॉलर्स हो सकता है, ठीक है। और उनके हिसाब से द बिग रीजन कि पाकिस्तान इस 4 गुना ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाता इज लिमिटेड मार्केट एक्सेस और लिमिटेड ट्रेड ओपननेस, कि आपने टैरिफ इतने बढ़ा दिए, आपकी इतनी ज्यादा अग्रीमेंट्स नहीं है कंट्रीज के साथ। अगर आप पाकिस्तान में ही देखें, अपने रीजन को देखें, साथ का साउथ एशिया का जो पूरा रीजन है, आप इंडिया के साथ कितना ही ट्रेड करते हैं, आप अफगानिस्तान के साथ कितना ही ट्रेड करते हैं, तो इन इन कंट्रीज के साथ ही नहीं करते। सेंट्रल एशिया का जो पूरा राउट है, अगर आप ऊपर तक चले, ताजिक उज्बेकिस्तान और ये सारे कंट्रीज जो हैं, इनके साथ कितना ही ट्रेड करते हैं, तो आपने पोटेंशियल अपनी पूरी एक्सप्लॉइट नहीं करी है। लाइक एनी अदर डेवलपिंग कंट्री आपने टैरिफ इंसिडेंस बहुत हाई रखा हुआ है ताकि आप टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट कर सकें। या very interesting point. If I understood this correctly, is that when you tax imports, you're also taxing your exports. Am I getting that 100%, right? 100%, because and that's a very advanced way of thinking about it, कि export tax हो जाता है technically, fixed exchange rate भी technically एक export tax था, high tariffs is also an export tax, you are unwittingly, जो आप मतलब ना चाहते हुए भी ये हरकतें कर रहे हैं आपके एक्सपोर्ट्स आप डिस्करेज कर रहे हैं थ्रू हायर टैरिफ्स। सिर्फ पाकिस्तान का ये इशू नहीं है, डेवलपिंग कंट्रीज में जनरली होता है। अगर आप वो एक चार्ट करें कि हमारी टैक्स टू जीडीपी कितनी है और टैरिफ इंसिडेंस कितना है और इनकम पर कैपिटा कितना है, आपको दिखेगा गरीब मुल्कों में सबसे आसान होता है इंपोर्ट्स को ज्यादा टैक्स करना, तो उसी पे वो करते हैं। बट इन ऑर्डर टू प्रोग्रेस आपको वो टैरिफ्स कम करने हैं, वियतनाम की तरह। फॉर एग्जांपल आप वियतनाम देखें, एक्सपोर्ट्स तो उनके छतें फाड़ के इंक्रीज ही हुई हैं, इंपोर्ट्स भी उतनी ही लेवल से इंक्रीज हुई हैं। So that's a good example of a country that has shown कि आपको एक्सपोर्ट इंक्रीज करने के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी इंक्रीज करनी पड़ेंगी। That's a fantastic way of thinking about it. I personally haven't thought about this way. So you've explained कि current account होता क्या है, balance of payments का क्या होता है, दोनों की crises क्यों हैं, उसकी वजह से हमें क्यों IMF के पास जाना पड़ गया है, और बहुत लंबा जो हमारा दोस्ताना रिलेशनशिप है 1958 से वो क्यों है. We've understood that correctly. Structural क्या issues हैं. So just my final question to you is to help people understand very quickly is कि जब IMF आपके पास आता है, understanding that it's a lender, वो आपकी जब आर्म ट्विस्टिंग करता है वो किसी वजह से करता है ताकि उन्हें उसको अपने पैसे वापस चाहिए, right? What can we expect of this IMF program and foreseeable future में if we're going to the IMF again, what changes would it suggest and what changes would it make? So अगर लोग मैक्रो पाकिस्तानी को फॉलो करते हैं, और मुझे काफी सुनने को मिलता है इन चीजों पे कि मैं IMF को जनरली फेवर करता हूँ, राइट? अब मैं फेवर इसलिए करता हूँ क्योंकि मैंने रिपोर्टें पढ़ी हैं, राइट? अब बहुत कम लोगों को पता होगा कि यस, IMF जब आता है बोलता है फिस्कल कंसोलिडेशन करो। फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब क्या हुआ? जो हमने पिछली दफा फिस्कल डेफिसिट की बात करी थी कि हम टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज नहीं कर पा रहे, हमारे एक्सपेंडिचर्स बहुत ज्यादा हैं, वो बोलते हैं जो भी एक्सपेंडिचर जरूरी नहीं खत्म करो, ठीक है? पब्लिक सेक्टर जो आप इतने एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उनको लिमिट करो, ठीक है? एट द सेम टाइम ये भी बोलते हैं कि आप सोशल सेफ्टी नेट पे खर्चे नहीं करते। एहसास प्रोग्राम की डेवलपमेंट, नेशनल सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री की डेवलपमेंट इज एन IMF कंडीशन। ये इतने लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है? वो इतने भी मतलब मरे में नहीं आते कि आप बस हर तरीके के एक्सपेंडिचर्स खत्म करो। दे एक्चुअली एम्फसाइज कि आप ह्यूमन डेवलपमेंट में तो पैसा खर्च करो, हेल्थ पे खर्चा करो, एजुकेशन पे खर्चा करो। दे एक्चुअली हैव फ्लोर्स कि आप इससे कम खर्च नहीं कर सकते हेल्थ। और ऑब्वियसली पाकिस्तान डजंट फॉलो एवरी टाइम और उनके एक्सक्यूजेस बहुत सारी आ जाती हैं, लेकिन ये एक एस्पेक्ट है IMF प्रोग्राम का जो इतने लोग सोचते नहीं है जिसके बारे में।
दूसरा एस्पेक्ट आ गया एक्सचेंज रेट। हमने अभी से बात करी कि एक्सचेंज रेट उन्होंने बोला था कि मार्केट बेस रखें और अपनी इंटरवेंशन जो स्टेट बैंक करता है कम से कम करे, ठीक है। दैट हैज हेल्प हमारा जो करंट अकाउंट सरप्लस है, जो उन्होंने बोला था वो वैसे ही हुआ। चले उन्होंने इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ा दिए थे, मे बी 13.25% तक आपको इंटरेस्ट रेट ले जाने की जरूरत इतनी नहीं थी, उससे कम में भी काम चल जाता। देखिए ना, आगे इन्फ्लेशन की बात करेंगे तो होपफुली उसमें और डिस्कस कर सकेंगे ये, ठीक है। लेकिन और आगे जाके और जो मसले हैं, पब्लिक सेक्टर एंटिटीज को रिवाइटलाइज करना, ठीक है, उसमें कुछ को प्राइवेटाइज कर देना, कुछ को डिसाइड करना है कि उनके साथ क्या करना है। पीआईए के मसले हो गए, स्टील मिल के मसले हो गए, ऑल ऑफ दोस प्लान्स आर इन द आईएमएफ प्रोग्राम। कि आईएमएफ बोलता है कि आप डिसाइड तो करो आप क्या करोगे इन पब्लिक सेक्टर एंटिटीज के साथ, आप सिर्फ पैसे में पैसा जाया करो इनके पीछे। सर्कुलर डेट का इतना बड़ा इशू, पावर सेक्टर की जो हमने अभी तक इतनी बात करी नहीं है, जो वो इश्यूज राइज हो रहे हैं। IMF इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल मेरे हिसाब से, जो कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट यूज कर सकती है और बोले कि यार हमें सर्कुलर डेट का इशू सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि IMF कह रही है, ठीक है। मैं होता ना गवर्नमेंट में, हर चीज को इसी पे ब्लेम कर देता कि एंड में यार मतलब हमें इतना पैसा, सो जस्ट टू पुट स्टफ इनटू कॉन्टेक्स्ट, IMF आपको दे रहा है कोई $6 बिलियन, जो कि इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, बट IMF जो आपको मोबिलाइज करके दे रहा है ना वर्ल्ड बैंक से, बाकी सारे एशियन डेवलपमेंट बैंक सारे उनसे, वो $30 बिलियन से ज्यादा अमाउंट है, ठीक है। सो अगले अगर आपको 3-4 साल में तकरीबन $35 बिलियन अगर वो रेज करके दे रहा है, तो कुछ ना कुछ तो वो मांगेगा उसके बदले में। अगर हार्मफुल चीजें मांग रहा होता ना, मैं बोलता हूँ हाँ बहुत ही गलत बात है। मेरे हिसाब से वेरी मच नीडेड थिंग्स जो IMF मांगता है, जो उनकी स्ट्रक्चरल कंडीशनैलिटीज होती हैं, और गवर्नमेंट को एक्चुअली यूज करनी चाहिए टू गेट देयर द राइट रिफॉर्म्स थ्रू। यार ये जो आखिरी में तुमने जो पूरा IMF वाली एक्सप्लेनेशन थी ना, दिस वाज ब्रिलियंट। व्हाई वाज इट ब्रिलियंट इज बिकॉज आई थिंक इट्स एक्सेसिवली डिमोनाइज्ड कि यार IMF है, दुश्मन बनाया हुआ है आपने, ठीक है, जैसे पड़ोसी मुल्क है आपका, उसको दुश्मन ही बनाया हुआ है कि यार ये आ जाएगा तो पता नहीं क्या कर देगा। सो दिस इज अ वेरी गुड वे ऑफ थिंकिंग अबाउट इट। सो इसमें मैं एक चीज लेकिन ऐड कर दूं, वो डीमोनाइज जो करते हैं ना, वो भी मतलब गलत नहीं बोल रहे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे IMF एक बैंक है, वो आपको इंटरेस्ट सूद चार्ज करेगा और आपसे पैसे वापस लेगा। लॉट ऑफ उनकी जो कंडीशंस है टैक्स बढ़ाने की और एक्सपेंडिचर्स कम करने के लिए, वो इसलिए है ताकि उसको IMF को वापस पैसे मिल ही जाए। मैं बस बोल रहा हूँ देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ लुकिंग एट इट, और इम्प्रूव गवर्नमेंट कर सकती है अगर IMF को प्रॉपर्ली यूज करें। this is also the advantages that people generally overlook, and that's why you speaking about it makes a lot of sense. So as a summary, you've spoken about current account, balance of payments, kya hai, what is the template like, how we can think about this, how we can place things into it, structural issues kya hai, fixed exchange rate ke bare mein, and then what is our this perpetual dependence on IMF, ye hai kyun, and what does the IMF bring along with it. So this was a great conversation having with you. Great summary. This was episode 4. We look forward to episode 5. We will paste all the links and the references as well, so that people have a very good idea. Keep popping us with your questions and your feedback. And until episode 5, Allah Hafiz.